हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम सचिन है। आज मैं आप सभी को क्लास 11th होम साइंस सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ। मिक्स वीडियो है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे आपके और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए ये वीडियो है, ठीक है। मिड टर्म में आप अगर सिर्फ ये देख के जाओगे तो मोस्टली आपके टॉपिक्स इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, जो कि आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं हमसे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना है क्लास 11 ESP, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है। गृह विज्ञान क्या होता है। होम साइंस का मतलब होता है, होम का मतलब होता है घर, लेकिन इसका मतलब घर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये घर का मतलब वो वाला होम नहीं है। देखो, गृह विज्ञान का अर्थ केवल घर से नहीं है, बल्कि ये एक अंतर विषयक क्षेत्र है। यानी कि होम साइंस में बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आके मिलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिक्सअप देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हो, ठीक है। बाल अवस्था, विकास, और बचपन में कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या आपको मतलब पोषण कैसा चाहिए होता है। तो आप ना कहीं इसमें साइंस भी पढ़ रहे हो, फिजिकल भी पढ़ रहे हो, थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी मिक्स है। तो सारे सब्जेक्ट्सों का मिक्सचर माना जाता है होम साइंस, ठीक है। अब आगे देखो, गृह विज्ञान और इसका इतिहास। थोड़ा हम इसका इतिहास समझ लेते हैं। तो 1932 में गृह विज्ञान के अंतर्गत कई सारे विषयों को भारत में लाया गया था। जैसे होम साइंस के अंदर आप भोजन के बारे में पढ़ते हो, पोषण के बारे में पढ़ते हो, कपड़ों की फैक्ट्री के बारे में पढ़ते हो, वस्त्र उद्योग, कपड़े से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो। फिर 1932 में आप अगर देखोगे, होम साइंस को दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया गया था। और होम साइंस से ही रिलेटेड जो है एक कॉलेज बनाया गया, लेडी इरविन कॉलेज, आज भी है ये। और ये कॉलेज शुरू किया गया था, होम साइंस के लिए बनाया गया था ये कॉलेज, ठीक है, दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, लेडी इरविन कॉलेज होम साइंस का पहला कॉलेज है दिल्ली में, जिसकी स्थापना सरोजनी नायडू, इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, और कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। ये एक गर्ल्स कॉलेज है और होम साइंस इसका मेन कोर्स है जो यहाँ पे चलता है, प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। क्या गृह विज्ञान लड़के और लड़कियां दोनों के लिए आवश्यक है। तो देखो भाई, होम साइंस लड़के व लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस विषय में परिवार के बारे में आप पढ़ते हो, समाज के बारे में आप पढ़ते हो, कैसे आपको समाज में रहना है वो आपको पढ़ाया जाता है, कैसे आपका विकास होता है लड़के और लड़कियों का। तो दोनों को ये होम साइंस पढ़नी बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होम साइंस लड़कियों का सब्जेक्ट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है, शैशव काल के दौरान स्वयं का उल्लेख कीजिए। जब शैशव काल होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो इसमें समझ लो बच्चे को कोई जानकारी नहीं होती, ठीक है, कि वो क्या है, मतलब उसको अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती ज़्यादा। और शिशुओं को अपने शरीर एवं छवि के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, उनको अपनी बॉडी के बारे में भी नहीं पता। एग्जाम्पल, अगर वे अपने हाथ चेहरे पर लगाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि वे उनके हाथ हैं, समझ रहे हो। उनको कुछ नहीं पता होता छोटे बच्चे को शैशवावस्था में। मान लो अपना हाथ ऐसे रख के बैठा, उसको नहीं पता वो हाथ उसका है या किसी और का है। तो ये अवस्था में ऐसा होता है। और लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। जब बच्चा 18 महीने का होता है, 18 मंथ्स का, तो वो पहचानने लगता है उसका बॉडी पार्ट कौन सा है, क्या है। और शिशु जो है वो व्यक्तिगत सर्वनामों जैसे मैं, मुझे, मेरा का उपयोग करने लगता है, ठीक है। 18 महीने प्लस होने के बाद वो मैं करने लगता है, ये मेरा, ये मैं, ठीक है। और दूसरे वर्ष तक शिशु स्वयं को तस्वीर में भी पहचानना शुरू कर देता है। जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 वर्ष का होता है, तो वो तस्वीर देख के बता सकता है कि ये मैं हूं, ठीक है। तो उसको अपनी एक जानकारी होने लगती है। अब है किशोरावस्था। वह अवस्था है जब किशोर भूमिका संबंधी उलझन अथवा पहचान संबंधी उलझन का अनुभव करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, जब आप टीनेज में होते हो, कभी आपके पेरेंट्स आपको ये कहते हैं कि अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू बड़ा हो गया है। और कभी आप अगर कुछ बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो कहते हैं कि तू इतना बड़ा नहीं है, अभी तू बच्चा ही है। तो वो टीनेज में ना बच्चा कंफ्यूज होता है कि वो आखिर है क्या। तो यह वह अवस्था है जब किशोरों से उम्मीद ये की जाती है कि वो बड़ों की तरह व्यवहार करें, परंतु अगले ही पल उन्हें छोटे होने का भी एहसास करवा दिया जाता है।
समझ रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। और क्या होता है, उन्हें यह कहा जाता है कि इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अभी आप काफी छोटे हो, है ना। कुछ मान लो प्रॉपर्टी का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, तो अगर वो कुछ बोल रहा है टीनेजर, तो उसको कहा जाएगा तो अभी छोटा है, इन सब मामलों में मत पड़। और वहीं अगर वो कुछ गेम खेल रहा है, ठीक है, टीवी देख रहा है, कहते हैं तू बच्चा है क्या, सारा दिन गेम खेलता है। तो भाई टीनेजर को कंफ्यूजन हो जाती है, एक दुविधा हो जाती है कि मैं आखिर हूं क्या, बच्चा हूं या मैं बड़ा हूं। वे अक्सर सामाजिक स्तर विरोधी अपेक्षाएं, अपनी बदलती हुई आवश्यकताएं, विरोधी संवेग, नए विकसित हो रहे स्वयं के साथ बाधा डाल सकते हैं। यानी कि समाज में जब वो ये सब चीजें फेस करते हैं तो उनके विकास में बाधा आती है, वो उनसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है उस पर वो खरे नहीं उतर पाते कभी कभी, तो बहुत परेशानी और बहुत दुविधा में फंस जाते हैं जो टीनेजर्स होते हैं। अब आगे है, अतः किशोर अपनी भूमिका संबंधी उलझन, कि उनकी समाज में क्या भूमिका है और उनकी क्या पहचान है, इसको लेकर उलझन में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम, अंतर स्पष्ट कीजिए, भोजन और पोषण में क्या अंतर होता है। देखो भोजन क्या है, कोई भी वो ठोस पदार्थ या द्रव्य पदार्थ जो आप निगलते हो, पचाते हो और अवशोषित करने के बाद आपके शरीर को वो पोषण तत्व देता है, तो उसको भोजन कहा जाता है। कुछ भी आपने रोटी खाई, आपने चावल खाया, ये सब भोजन है, आपके शरीर में जाएगा, आप उसको निगलोगे, पचाओगे, अवशोषित करोगे और उसका इस्तेमाल करोगे शरीर के लिए। वहीं पोषण का मतलब क्या होता है, पोषण को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी क्रिया होती है सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, कि उस भोजन को हमारा शरीर जब यूज करता है तो वही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, जिससे हमारा शरीर विकसित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट। देखो ऐसा आहार, ऐसा खाना आप मान सकते हो, ऐसा खाना जो कि उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, ठीक है, उसके अंदर फैट भी हो, फाइबर भी हो, तो जब सारी चीजें बैलेंस होती हैं तो वही आपका जो है संतुलित आहार कहलाता है, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपको संतुलित आहार खाना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, पानी, फाइबर, सारा उसमें मतलब इक्वल उसमें हो, ठीक है, कि मतलब सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हो। फिर है, अंतर स्पष्ट करें वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच में। तो वृहद पोषक तत्व का मतलब होता है बड़े पोषक तत्व जो आपको बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, प्रोटीन आपको अंडे से मिल रहा है, सोया से मिल रहा है, पनीर से मिल रहा है, ठीक है, दूध से मिल रहा है, मीट से मिल रहा है। और कार्बोहाइड्रेट आपको राइस से मिल रहा है, आपको चपाती से मिल रहा है, रोटी से मिल रहा है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। वसा आपको दूध से, बटर से, घी से और आपके ड्राई फ्रूट से वसा मिल रहा है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जो आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे आयोडीन आपको नमक में, नमक आप कितना डालते हो, आधा चम्मच, 1 चम्मच डालते होगे तो कम है ना। और आयरन आपको मिल रहा है, और खनिज तत्व होते हैं, और भी विटामिन होते हैं, ये आपको कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाली खान पान संबंधी गलत व्यवहारिक आदतों के बारे में बताइए। तो जब बच्चा टीनेज में आता है, अपनी टीन एज में जब बच्चा आता है, तो खाने से रिलेटेड ना वो कभी कभी उसकी आदत खराब हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले एक तो ये है जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो टीनेज में देखी जाती है। इस उम्र में किशोर जो होते हैं अपनी इमेज को लेकर बहुत टेंस्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो अपने शारीरिक छवि के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं। आपने कभी नोटिस किया, जो एक टीनेजर होता है स्कूल में सज धज के जाता है, चाहता है ग्रुप में सबसे मैं अच्छा दिखूं या अच्छी दिखूं, तो अपनी बॉडी को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उन्हें हमेशा ये एहसास होता है कि वो मोटे होते जा रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ खाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो मोटा हो गया। तो इस वजह से वो अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं और कुपोषित भी हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो मोटा हो रहा हूँ, और अत्यधिक वजन कम होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उनके मन में बस एक डाउट हो जाता है कि मैं मोटा हो रहा हूँ। फिर इसके अलावा बुलिमिया में भी कुछ ऐसा ही है, ये भी खान पान से रिलेटेड एक विकार होता है
इसमें भी जो टीनेजर होता है वो अपनी शारीरिक छवि, जो बॉडी इमेज है उसको लेकर वो संतुष्ट नहीं होता। अगर कोई बच्चा या लड़की, तो वो क्या करती है, वजन कम करने के असफल प्रयास करने लगती है। ठीक है, प्रयासों के बाद पहले तो वजन कम करने की कोशिश करेंगे, फिर बार बार खाने लगेंगे और अधिकतर खाने पर उल्टी करेंगे, फिर अपना खाना बाहर निकालेंगे। बहुत गलत तरीके से ये काम होता है। इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे पोषण ना मिल पाना, शरीर में ऐंठन रहना, गुर्दे खराब हो जाना, दिल की बीमारी हो जाना, दांतों में कीड़े लगना और भी बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो ये दो चीजें होने लगती हैं। ओके, अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ अब हम चलते हैं, जो कि है प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन। देखो भाई, प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है हमारे आसपास प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पानी, वायु, ये सब प्रकृति ने हमको दिया है। संसाधन वो चीज होती है जो हमारे कार्यों को आसान बनाती है, हमारे कार्यों को करने में हमारी मदद करती है। और सामुदायिक संसाधन वो संसाधन है, यह संसाधन मानव को किसी भी समुदाय का हिस्सा होने पर प्राप्त होते हैं। जब आप एक कम्युनिटी में रहते हो तो वहां पे आपको सड़क मिलेगी, वहां पे आपको अस्पताल मिलेगा, वहां पे आपको पार्क मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी। तो ये आपके प्राकृतिक संसाधन हो गए और ये आपके सामुदायिक संसाधन हो गए। प्राकृतिक संसाधन सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, और हमें अपने संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करना है ये हम पर डिपेंड करता है। नेचर ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें उन संसाधनों को कैसे यूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और सामुदायिक संसाधन आप अगर देखोगे तो यह मानवीय व गैर मानवीय संसाधन भी हो सकते हैं, और इन संसाधनों के रखरखाव की जिम्मेदारी समुदाय की होती है। कम्युनिटी का कोई पार्क है तो इंसान ही उसकी रखवाली करेगा, कम्युनिटी का कोई सड़क है तो उसकी रखवाली इंसान ही करेगा, कम्युनिटी का कोई हॉस्पिटल है तो उसकी रखवाली इंसान ही करेगा। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन प्रबंधन के दो चरण बताइए। देखो, जो हमारे पास आसपास संसाधन है वो लिमिटेड है, वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। तो संसाधनों के प्रबंधन का मतलब होता है कि जो भी संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध होते हैं हम उनका सही प्रकार से उपयोग करें। ठीक है, जैसे धन का उपयोग कुछ लोग सही तरीके से करते हैं, उसको भाई इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और बजट बना के करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे पैसा उड़ा देते हैं। तो संसाधनों का प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, और इसके सबसे पहला तरीका हो सकता है आयोजन। यानी कि आयोजन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें योजनाओं पर प्रभावी तरीके से कार्य किया जाता है, और आयोजन प्रक्रिया में सभी संसाधन जो हमारे लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए चाहिए होते हैं उनको एकत्र किया जाता है। एक आयोजन में एक योजना बनाई जाती है कि हमें जो अपना काम करना है उसके लिए हमें क्या क्या संसाधन चाहिए, उसकी लिस्ट बनाई जाती है, कैसे कैसे प्रभावी तरीके से उसको यूज करना है संसाधन को, ये हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं और पूरा व्यवस्थित किया जाता है। जैसे मान लो एनुअल डे है, वार्षिक उत्सव के लिए जगह ढूंढना कि कहाँ पे वो कार्यक्रम करना है, बैठने के लिए कुर्सियां लाना, खाने के लिए व्यवस्था करना, खाने की अतिथियों का प्रबंधन करना, कैसे जो गेस्ट आएंगे उनका वेलकम करना है, एनुअल डे में होने वाले सभी प्रकार के कार्यक्रमों पर चर्चा करना, ये सब आयोजन में ही आता है। कार्यक्रम निर्धारित करना, उसको सजाना, ठीक है, डेकोरेशन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है कार्यान्वयन। तो अब आपने पहले तो वो पूरा एक रूपरेखा उसकी बना लिया, आपने प्लान बना लिया, अब उसका कार्यान्वयन होता है। कार्यान्वयन में क्या होता है, जो भी लक्ष्य हमें प्राप्त करना है उसके लिए हमने जो योजना बनाई है उसके ऊपर कार्य करना। जैसे कि एनुअल डे का दिन, जब वो वार्षिक उत्सव होने वाला है उस दिन को हम कार्यान्वयन कहेंगे। पहले तो हमने एनुअल डे के पहले की प्लानिंग करी कि एनुअल डे पे क्या क्या होगा। अब जब एनुअल डे आ चुका है तो उस दिन जो भी चीजें होंगी वो कार्यान्वयन कहलाती हैं, इंप्लीमेंट करना। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, कपड़े का एक टॉपिक है। कपड़े को इंग्लिश में फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक हमारे चारों तरफ होते हैं। कपड़े हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। भाई, हम इंसान हैं, कपड़े पहनते हैं, ये आराम और ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, सर्दियों में आप कपड़े पहनोगे, आराम मिलेगा, गर्मी मिलेगी। और कपड़े अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग सजावट के होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स के होते हैं, ये आपको पता होगा। और अगर हम आगे बढ़े, कपड़ा उत्पाद में बुनाई का क्या महत्व होता है, ताना बाना और शेडिंग भी समझाओ। तो बुनाई का काम होता है कपड़े की इंडस्ट्री में। तो बुनाई, देखो, बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्य तथा सबसे पुरानी विधि है, कपड़ों को बुनना।
और बुनाई की तकनीक पुरातन काल में कताई से पहले ही प्रचलित थी। यानी कि बुनाई का कार्य बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे देश में, और समय के साथ साथ मानव ने अनेक लूमों का विकास किया। यानी कि जो बुनाई के लिए जो मशीनें यूज होती हैं, हैंडलूम यूज होता है, हथकरघा होता था, बिजली करघा भी आ गया है जो इलेक्ट्रिक वाला जो होता है, जिससे ऑटोमेटिकली मशीन सब कुछ बना देती है। ठीक है, तो जो पहले के समय में क्या होता था, हैंडलूम होते थे, हथकरघा, जो हाथ से चलाया जाता था और कपड़े को बुना जाता था, इसको ही हम हथकरघा कहते हैं। आज की डेट में मशीनें आ चुकी हैं जिसको आधुनिक पावर लूम कहा जाता है। देखो ये मशीनें आ गई हैं। अब ये ताना बाना है, ठीक है, ये इस तरीके से चलता है और उसके बाद हमारा कपड़ा बनता है, बुनाई होती है। तो आज की डेट में ये काम मशीनों से होता है, जो कि एक टाइम पे हाथों से होता था, कताई करना, बुनाई करना। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, करघे यानी कि जो मशीन है उसके पिछले भाग से सामने वाले भाग तक लंबाई में जो समानांतर धागे होते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया, उसको ताना कहते हैं। और ताने के आर पार बुने जाने वाले जो धागे होते हैं उसको बाना कहते हैं। ठीक है, ये जो फोटो थी आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये धागा इस तरीके से आ रहा है, ये धागा इस तरीके से आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, ये ताना बाना है। इसी से ही आपका बुनाई का पूरा काम चलता है। आगे बढ़ते हैं। फिर है ऊनी जो रेशे होते हैं, ऊनी जो वुलन होता है, ठीक है, वुलन ऊनी जो सर्दियों में यूज होता है, वो वस्त्रों के लिए उपयोगिता का उल्लेख करो तो ऊनी वस्त्र जो है वो ताप के कुचालक होते हैं, इसलिए इन्हें सर्दियों में पहना जाता है। आप ये मान के चलो कि आप अगर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आप ये पहन सकते हो, ठीक है, ऊनी कपड़े, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है, और ऊनी कपड़ों में कभी भी सिलवट नहीं पड़ती। आपने देखा है कॉटन की शर्ट आप प्रेस करते हो और उस पर सिलवट आई होती है, लेकिन ऊनी जो कपड़ा होगा उस पर सिलवट नहीं आती। इन्हें कम धोने व कम इस्त्री करने की आवश्यकता पड़ती है, और ऊनी कपड़े बार बार धोए भी नहीं जाते। आपका अगर कोई ऊनी स्वेटर है आप उसको बार बार नहीं धोते। और ऊनी वस्त्रों को विशेष परिसज्जा द्वारा सिकुड़न विरोधी बनाया जाता है कि उस पर सिकुड़न ना आए, और इसके अंदर कोई कीड़े भी नहीं लगते, और इनका रख रखाव भी बहुत इजी होता है। आपको ज़्यादा इसमें धोना वोना नहीं पड़ता जो ऊनी कपड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। रेशम के बारे में अगर मैं बात करूं, रेशम का जो रेशा होता है, तो रेशम बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है, बहुत कोमल होता है और बहुत महंगा भी होता है रेशम का कपड़ा। और वो रोज नहीं पहनते, रेशम को आप केवल स्पेशल ओकेशन पे पहनते हो, और ये ताप का कुचालक होता है, इसलिए रेशमी वस्त्रों को सर्दियों में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप गर्मी में रेशम का कपड़ा नहीं पहन सकते। अगर आप लड़की हो, आपको पता है रेशम की साड़ी की आप गर्मी में तपती धूप में पहन पाओगे, सिल्क की साड़ी कभी नहीं पहन पाओगे। तो रेशम की कटाई, सिलाई आदि आसान है, मतलब आसान नहीं, इसलिए यह एक महंगा वस्त्र है। रेशम का जो कपड़ा होता है उसकी कटाई में भी मेहनत लगती है, सिलाई में भी मेहनत लगती है, तो इस वजह से कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, तो ये कपड़ा भी महंगा हो जाता है। और ये अट्रैक्टिव क्यों होता है? क्योंकि रेशम का कपड़ा बहुत चमक मारता है, चमक धमक वाला होता है। फिर अगला टॉपिक है हमारा, वस्त्रों में परिसज्जा का क्या महत्व होता है। परिसज्जा का मतलब होता है साज सजावट। जो भी कपड़ा होता है आप उसमें सजावट करोगे तो उससे क्या होगा, तो देखो, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया के बाद वस्त्रों के बाहरी रूप में परिवर्तन लाने हेतु की गई अंतिम प्रक्रियाओं को परिसज्जा कहते हैं। मान लो कोई टी शर्ट बनाई, ठीक है, कोई टी शर्ट बनाई, ये बन गई, कंप्लीट हो गया काम। अब इस पे आपने कुछ प्रिंट कर दिया, आपने कोई लेस लगा दी, या कुछ आपने कर दिया, डिजाइन बना दिया, वो परिसज्जा कहलाता है। फिर है कताई बुनाई की प्रक्रिया के बाद जो कपड़ा तैयार होता है वह गंदा, मैला, खुरदुरा और बेजान सा लगता है, उसमें रोए होते हैं, गांठें भी होती हैं। तो इस प्रकार कपड़े को, जो ऐसा कपड़ा होता है उसको ग्रे वस्त्र कहते हैं। जो कपड़ा बहुत खराब सा हो जाता है, मान लो कताई बुनाई सब हो गई, वो कपड़ा बहुत बेजान सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, तो ऐसे कपड़े को क्या कहा जाता है? ग्रे कपड़े कहा जाता है। और परिसज्जा का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। जब कपड़ा बनता है उसके ऊपर आप फिनिशिंग करने के लिए जो आप डिजाइन बनाते हो वही परिसज्जा है। तो ऐसे कपड़े को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए नहीं खरीदना चाहता, जो कपड़ा खराब सा लग रहा है, बेजान सा लग रहा है, खुरदुरा सा। तो इसलिए इन्हें आकर्षक और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप बनाने के लिए इन पर परिसज्जा की जाती है। मान लो ये टी शर्ट है, ठीक है, एक टी शर्ट है, और बनने के बाद ये कपड़ा बेजान सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, रंग एकदम फीका, और इसके ऊपर डाल दिया कोई प्रिंट, अब बेच दो इसको, मार्केट में बिक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डिजाइन बना दिया। अगला टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है। तो देखो,
आप किसी के साथ जब अपनी बातें एक्सचेंज कर रहे हो, अपने विचार उसको बता रहे हो, या उससे आप कोई भी आप विचार मतलब उसका सुन रहे हो, अपना बता रहे हो, तो ये एक संचार की प्रक्रिया होती है। आप उसको कोई सूचना दे रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो भी सुन रहा है, वो भी वापस प्रतिक्रिया दे रहा है, ये संचार कहलाता है। अब हम ये समझेंगे संचार क्यों जरूरी होता है। तो देखो भाई, संचार का प्रयोग विभिन्न संस्थाएं तथा लोगों में विचार, नियम और तथ्यों के आदान प्रदान के लिए होता है। अलग अलग संस्थाएं आपस में जब बात करती हैं, वो भी संचार है। आप और मैं बात करेंगे अगर फेस टू फेस, तो वो भी संचार होगा। हम बात क्यों करेंगे? मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, आपको कोई नियम समझा रहा हूं, मान लो आपको कोई फैक्ट बता रहा हूं, तो ये संचार ही कहलाता है। और यह भाषा तथा व्यक्तिगत संप्रेषण को मजबूत करता है। अगर आप संचार लगातार करते हो, लोगों से मिलते हो, बातचीत करते रहते हो, तो आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, और संचार के प्रयोग द्वारा लोगों में ज्ञान बढ़ता है। आप जितना लोगों से बात करोगे, संचार करोगे, उतना आपकी नॉलेज बढ़ती है, नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। संचार का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे, तो ये समझ लो। सबसे पहले जो संचार का टाइप है वो है एक तरफा संचार, वन वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ग्राही सूचना प्राप्त करता है, पर वह उस सूचना पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो उस टाइम, या फिर आप कोई न्यूज़ चैनल देख रहे हो, या किसी का भाषण सुन रहे हो, नेता का, तो भाषण में आप बस सुन रहे हो ना, उसको बोल तो नहीं पाओगे कुछ वापस, तो इसको एक तरफा संचार कहा जाता है। या फिर आप मान लो स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सुन रहे हो, टेलीविजन पे आप कोई भाई देख रहे हो, कोई बिग बॉस देख रहे हो, कोई तारक मेहता देख रहे हो, आप उसमें रिप्लाई थोड़ी दोगे उनको, वो जो बात कर रहे हैं आपस में। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, जहां पे आप सिर्फ चीजों को टीवी पर, रेडियो पर सुन पाते हो, देख पाते हो, पर वापस नहीं बोल पाते, ठीक है। फिर आता है दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन। दो तरफा संचार में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संचार हो रहा है, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल पे बात करना, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आप चैटिंग कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ में, तो आप एक मैसेज भेजोगे, अगला मैसेज आपका दोस्त भेजेगा, तो इसको कहा जाता है टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब एक ना इसके लिए डायग्राम याद कर लो। सबसे पहले संचार कैसे शुरू होता है? कोई संचारक होता है, कोई स्रोत होता है, कोई मतलब उसका प्रेषक होता है जहां से सूचना निकलती है, और उसके बाद वो संदेश होता है, कोई सूचना होती है, कोई विचार होता है, वो आगे जाता है। फिर संचार का कोई साधन होता है, भाई अगर आपने चैटिंग करी है तो मोबाइल आपका साधन हो जाएगा, ठीक है। आप अगर भाषण दे रहे हो तो टीवी आपका साधन, टीवी रेडियो आपका साधन हो जाएगा। तो संचार का एक साधन होता है। फिर वो संचार किसी प्राप्तकर्ता के पास जाता है, यानी कि कोई वो सूचना ग्रहण करेगा, या फिर आप अगर भाषण दे रहे हो तो कोई आपका दर्शक और श्रोता होगा जो टीवी को सुन रहा होगा, देख रहा होगा, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एक वो होता है मेथड संचार का, जो आप डायग्राम मैंने दिखाया, इसको याद कर लेना। अगला टॉपिक है हमारा उपग्रह प्रौद्योगिकी का लाभ क्या होता है? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से क्या फायदा है? अगर हम सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ते हैं तो उससे क्या होता है? तो देखो, हमें कोई भी चीज जो बहुत दूर है हमसे, बहुत ही सुदूर है, तो उसको हम आसानी से कैच कर पाते हैं सैटेलाइट की वजह से, और हम इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से प्राप्त कर पाते हैं, और हमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में नॉलेज मिल जाती है कि कितने संसाधन बचे हैं, कितनी तेजी से हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं। हमें वेदर के बारे में पता चल जाता है। कभी आपने वेदर चेक किया गूगल पे कि कल का मौसम कैसा रहेगा? आपको पता है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? वो सैटेलाइट से आती है, कि कल का वेदर, अगले एक हफ्ते तक का वेदर कैसा रहेगा, ये हमें पता चलता है। और कृषि के बारे में पता चलता है कि कृषि के लिए भाई सही तरीका क्या होगा और कब सही मौसम होगा। इसके अलावा भारत ने बहुत सारे अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम चला रखे हैं। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, पोषण तथा संक्रमण का घनिष्ठ संबंध होता है। देखो भाई, पोषण और संक्रमण यानी इन्फेक्शन, ये आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? देखो, पोषण और संक्रमण का संबंध है, क्योंकि आपका पोषण खराब होगा, सही चीज़ें नहीं खाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। लो इम्यूनिटी होगी तो आपको बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ेगा, तो जिससे कि शरीर में जितने भी आपके जो पौष्टिक तत्व हैं वो कम हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाओगे। और वहीं दूसरी ओर पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत वस्तुतः बढ़ जाती है। इस प्रकार भूख ना लगने या खाने में
आपको दिक्कत आती है और पौष्टिक तत्व कम मात्रा में आपका शरीर ले पाता है, जिससे इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, हेल्दी खाना नहीं खाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने लगेंगे। सो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला टॉपिक है हमारा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य मीन्स मेंटल हेल्थ। इसका मतलब है, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है जो आपकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक हेल्थ होती है। आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, मेरी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। सो मेंटल हेल्थ है आपकी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और आपकी इमोशनल हेल्थ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। सो मानसिक स्वास्थ्य आपका कैसे पता चलता है, मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है? देखो, जब आप खुद को समर्थ महसूस कर रहे हो, सक्षम महसूस कर रहे हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। आप डेली लाइफ में अपने भाई स्ट्रेस को आसानी से कॉप अप कर लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आप खुद से बहुत सेटिस्फाई रहते हो, आप फ्रीली अपना जीवन बिता रहे हो, इधर उधर घूम फिर रहे हो, आप कोई भी समस्या आती है तो उसको आसानी से उसका सामना कर लेते हो, किसी की बातों से आप डरते नहीं हो, तो समझ लो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही है, आप अभी प्रॉब्लम में से बाहर हो, खतरे से बाहर हो। स्वास्थ्य देखभाल के 3 स्तर होते हैं हमारे देश में। सबसे पहले प्राथमिक लेवल पे आपके हॉस्पिटल होते हैं गांव में, जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है, जैसे डिस्पेंसरी वगैरह हो गई। फिर आते हैं सेकेंडरी देखभाल के केंद्र, द्वितीयक जैसे जिला अस्पताल हो गया। तृतीयक लेवल पे आते हैं आपके बड़े लेवल के हॉस्पिटल, जैसे एम्स हो गया, ठीक है, दिल्ली के अंदर और भी अलग अलग जगहों पे है बड़े बड़े हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वृहत पोषक तत्व। तो मैंने आपको पीछे ऑलरेडी शायद बता दिया है वृहत और सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में यानी कि वही है जो आपको कम मात्रा में चाहिए, आयरन, जिंक, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं। अब ये विटामिन की ना कुछ चीज़ें याद रखो, ये वो विटामिन है जो पानी में घुल जाता है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, और ये वो विटामिन है जो केवल और केवल फैट यानी कि वसा में घुलता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बी और सी। अगला टॉपिक है कुपोषण क्या होता है। तो बुरा पोषण, कु का मतलब होता है बुरा, पोषण का मतलब होता है कि पोषण सही से ना होना। तो जब आप अपनी आवश्यकता से कम खाना खाते हो या आवश्यकता से अधिक, कभी कभी अति पोषण भी हो जाता है जिससे मोटापा आ जाता है, तो वो भी कुपोषण की कैटेगरी में ही आता है। कुपोषण का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप कम खा रहे हो, कभी कभी आप अगर जरूरत से ज़्यादा खा रहे हो तो वो भी कुपोषण ही कहलाता है। तो अत्यधिक कुपोषण मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं में होता है कि भाई उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही होती। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है जिनका बाय बर्थ जन्म बहुत कम, मतलब जो वेट है वो बहुत कम होता है, और वो बच्चे विकास नहीं कर पाते और बौनेपन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है निजी स्वच्छता। निजी का मतलब होता है प्राइवेट, स्वच्छता का मतलब होता है आपकी हाइजीन। तो आप डेली नहाते हो, आप आंख, नाक, कान की सफाई करते हो, नाखूनों को साफ करते हो, समय समय पर नाखूनों को काटते हो, साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, साफ जगह पर उठते बैठते हो, कपड़े आप अपने भाई साफ रखते हो, खाना खाने से पहले हाथ धोते हो, खाना खाने के बाद में हाथ धोते हो। तो ये आपकी निजी पर्सनल हाइजीन कहलाती है। पर्यावरण स्वच्छता क्या होता है? घरों को भाई, अपने घर, अपने बाहर आंगन को साफ सुथरा रखना, घरों का कूड़ा करकट भाई डस्टबिन में ही फेंको, गली में ना डालो, और कूड़े को जलाओ मत। पेड़ पौधों को जो है समय समय पर लगाओ, नए नए पेड़ लगाओ। पेड़ पौधों में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जैसे फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इसका इस्तेमाल कम से कम करो या ना करो, क्योंकि भाई ये केमिकल्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकी मात्रा होगी तो वातावरण में ये हवा को प्रदूषित करते हैं, विषैला बनाते हैं, और इनसे जो हम खाना खाते हैं तो वो भी हमारी हेल्थ को प्रभावित करता है। अगला टॉपिक है हमारा समय प्रबंधन। देखो, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड है। टाइम, पैसा चला गया तो वापस आ जाएगा, टाइम गया तो वापस नहीं आएगा, ये आप समझ के चलो। सबसे कीमती संसाधन जो हमारा होता है वो टाइम होता है,
और आप दोबारा टाइम को नहीं ला सकते, आप कितने ही करोड़पति बन जाओ। तो हमें प्रतिदिन 24 घंटे का समय मिलता है, हर दिन एक नया दिन होता है, 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, और हम अपनी इच्छा के ऊपर होता है कि वो 24 घंटे हम कैसे करेंगे। हो सकता है आप 24 घंटे रील्स देखते हुए, गेम खेलते हुए, बेड पे लेटे हुए बिता दो। हो सकता है उन 24 घंटों में से आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स में जाओ, स्टडी करो, अपने परिवार वालों से मिलो, दोस्तों से मिलो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो समय का सही प्रबंधन ना किए जाने पर आप कितना भी कुछ कर लो, आप अपना घाटा करवाते हो। तेजी से बदलती हुई आज की जीवन शैली में घर, स्कूल और काम में हमारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आज हमारी फास्ट लाइफस्टाइल है, हर कोई अपने काम में बिजी रहता है, तो समय हर किसी के पास कम होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम समय का बहुत अच्छे से प्रबंधन करें। तो आपको अपना कार्य समय पर शुरू करना चाहिए भाई, और डेली आपको दिनचर्या से अपना काम करना चाहिए। एक अपना टू डू लिस्ट बनाओ, आप अपना फिक्स करो कि भाई आज मुझे ये पढ़ना है, ये करना है, ये जाना है, तो आपका फिक्स रहेगा। अपने कार्यों को प्राथमिकता दो, पहले अपना काम करो फिर दूसरों की सुनो। कम प्राथमिकता वाले काम को मत करो, जो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं रखती चीज़ें उसको मत करो। बड़े कार्यों को सुविधाजनक गतिविधियों की एक श्रृंखला में छोटा छोटा कर विभाजित करो। यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा टास्क है, मान लो आपको 4-5 चैप्टर पढ़ने हैं, कल आपका टेस्ट है, तो आप उसको टुकड़ों में पढ़ो, आधा आधा चैप्टर करके पढ़ो। मतलब कोई बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको छोटे छोटे पैराग्राफ वाइज पढ़ो, तो इससे आपका काम थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।